अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ लेक्चर पे आ रहा हूँ। बुनियादी वजह यह है कि एमडीकेट 2023 वो करीब है और मैंने कुछ चीज़ें फील की थी, स्पेशली के थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा मसला था जो मैंने एज ए टीचर्स ऑब्ज़र्व किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 20-20 मिनट कुछ एमसीक्यूज़ पे बात कर लूँ, लेकिन इसका तरीका ये होगा कि मैं सबसे पहले टॉपिक पर भी कुछ यानी जिसको आप कह सकते हैं कि समराइज़ अंदाज में बात भी किया करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस एबल बनाऊँ कि आप लोग एमसीक्यूज़ पे ख़ुद डिसीजन कर सकें। कुछ एमसीक्यूज़ मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हैं, कुछ मैं लिखते चला जाऊँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि आप लोग एमसीक्यूज़ को क्लिक करने से पहले ये कोशिश कर लें कि जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ है वो आपको क्लियर हो और आप कुछ चीज़ों पे जल्दी जल्दी डिसीजन भी कर सकें। तो थर्मोकेमिस्ट्री में जो सिलेबस दिया गया है और उसमें अक्सर स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो ये तो देख लेते हैं कि जी जो सिलेबस में टॉपिक्स के कंटेंट्स वो देखते हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूंगा कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसमें जो टॉपिक्स मेंशन है उनको ज़रूर देख लिया करें। तो लिहाजा एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं और एमसीक्यूज़ आप लोग पढ़ भी सकते हैं। एमसीक्यूज़ पे हम बाद में बात करेंगे। इन एमसीक्यूज़ का ताल्लुक मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ है, तो मैं फर्स्ट लेक्चर में ओनली एंड ओनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेटेड डिस्कशन ही करूँगा। देखिए आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख लिए हैं। ये याद रखें कि हमेशा के लिए जब आपको 1 कैलोरी दिया जाएगा तो ये आपके साथ 4.184 जूल, ये आपको किसी भी टाइम जो है वो याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख लिया है 1 और मैंने यहाँ पे C लिख लिया है कैपिटल, यानी 1 कैलोरी। लेकिन इस 1 कैलोरी और इस 1 कैलोरी में फ़र्क है। ये जब मैं लिख लेता हूँ 1 और ये मैं लिख लूँ कैपिटल कैलोरी, तो ये डाइटरी यूनिट है और ये बेसिकली बराबर होता है 1 किलो कैलोरी और ये आपके साथ बराबर होता है 4.184 किलो जूल। तो ये ख्याल रखा करें कि एमसीक्यूज़ में आपके साथ सी जो है वो स्मॉल है या आपके साथ कैपिटल है। ओके, अच्छा, अब इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले 2-3-4 लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। इनमें से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिस्टम और दूसरा आपके साथ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सराउंडिंग। तो ये बात याद रखें कि सिस्टम और सराउंडिंग ये थर्मोडायनामिक्स के वो अल्फाज है जो आप बार बार सुनेंगे और आप इसको पाएंगे, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स का सारा बुनियाद सिस्टम और सराउंडिंग के बुनियाद पर ही है। सिस्टम वेरी सिंपल, अगर आप यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा फॉर योर साइंटिफिक स्टडीज सेलेक्ट करते हैं तो वी कॉल इट सिस्टम। ये एक ग्लास के अंदर पानी भी हो सकती है और ये एक केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये आपने बताना होगा कि मैं इस वक्त इस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ, तो फिर आपका मेन वही आपका सिस्टम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ एक स्टूडेंट है और वो इस ग्लास में पानी का बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना चाहता है, तो उस स्टूडेंट के लिए ये पानी का जो ग्लास में जो पानी है, यानी नॉट ग्लास, जो पानी है वो इसके लिए सिस्टम है। और ये जो बीकर की दीवारें हैं और इससे जो हवा है, जो कुछ भी है, ये उसके लिए सराउंडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो एक रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे लेट सपोज एक कंटेनर में करवा लेता है और ये रिएक्शन में ये जिंक प्लस और ये कॉपर सल्फेट का रिएक्शंस करवा रहा है, यानी इससे पैदा होता है आपके साथ लेट सपोज ये आपके साथ जिंक सल्फेट और ये आपके साथ पैदा होता है कॉपर। अगर एक स्टूडेंट एक बीकर में एक केमिकल रिएक्शन जो है वो करवा रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये रिएक्शन इट इज़ अ सिस्टम, उसके इर्द गिर्द हवा, बीकर, ये सारी चीज़ें उनके लिए सराउंडिंग है। तो जो चीज़ सराउंडिंग
और सिस्टम को सेपरेट कर ले, हम उसको नाम देते हैं बाउंड्री। मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रिकेप करने की कोशिश करूँगा। थर्मोडायनामिक्स में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन ऐसे क्वांटिटीज़ है जो सिस्टम के प्रेजेंट कंडीशन पे डिपेंड कर ले। अगर वो प्रेजेंट कंडीशन आप चेंज कर ले तो वो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। और स्टेट फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी ये है कि उसमें जो चेंज है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पानी को ले लूँ और पानी की डेंसिटी ले लूँ 25 सेंटीग्रेड पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अब ये पानी मैं कुएं से ले लूँ या इसको मैं डिस्टिल करके ले लूँ, लेकिन अगर मेरे साथ इस पानी का टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है और प्योरिटी सेम है तो उनके डेंसिटी जो कंडीशन सेम होंगे तो उनके अंदर सेम ही होगी। तो आपके साथ जो मेन स्टेट फंक्शंस यूजुअली हम लिखते हैं, स्टेट फंक्शंस जो आपको याद होने चाहिए स्टेट फंक्शंस, तो आपके साथ आपके टेक्स्ट या आपके लेवल पे जो स्टेट फंक्शन आप मेनली इस्तेमाल करेंगे इनमें से होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। आपके साथ टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी स्टेट फंक्शन। आपके साथ प्रेशर स्टेट फंक्शन। आपके साथ इंटरनल एनर्जी ई इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी एट स्टेट फंक्शन। आप लोगों के साथ एक और प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी स्टेट फंक्शन। ये वो फंक्शंस है जो आपके कोर्स में मौजूद है, कोई आपको इससे एक्स्ट्रा नहीं देगा कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है, ये आपके साथ सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं। अलबत्ता कुछ स्टेट फंक्शन मैं और भी बताता हूँ, जिसमें से एक है गिव्स फ्री एनर्जी जी, दिस इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये भी स्टेट फंक्शन है, आपके बुक में नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन टाइम ज़ाया न करें इस पर। आपके साथ एंट्रोपी, ये भी आपके साथ स्टेट फंक्शन है। और एक और है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये आपके साथ है ए, ये भी आपके साथ स्टेट फंक्शन है। लेकिन नो नीड कि आप इस पे अपना टाइम ज़ाया कर लें। आपके साथ वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी और आपके साथ एंथैल्पी, ये है आपके साथ स्टेट फंक्शन। चूँकि मेजॉरिटी मेरे एमसीक्यूज रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ, तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जल्दी कुछ न कुछ जो है वो डिस्कशंस कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएं और इस पे मैं मज़ीद बात कर सकूँ। वो कहाँ है? ओके, पहला सवाल ये है आप लोगों के साथ कि व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी। सिर्फ रिवाइज करके देना चाहता हूँ ताकि फिर आप हर किस्म के प्रॉब्लम इस पे डिस्कस कर सकें। ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी। आप लोगों के साथ अगर मैं लफ्ज़ कहूँ, यानी टॉपिक हमारा जो है वो है आपके साथ फर्स्ट, और ये आपके साथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मेन हमारा टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा मेन कंसर्न टॉपिक्स हैं और इसको आप लोग काइंडली फोकस करते जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स के ये जो यूनिवर्स है इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, अलबत्ता हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है हमारे साथ? अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक सिस्टम दे दूं और इस सिस्टम में फॉर एग्जांपल आपके साथ हाइड्रोजन गैस मौजूद है और हाइड्रोजन गैस आपको पता है कि ये 2 एटमों पर मुश्तमिल है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, अब ये मॉलिक्यूल्स आपके साथ पता है कि इट इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है
तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड है, तो मैं ये बात बहुत क्लियर कट आपको बताऊं, बॉन्ड इज लाइक स्प्रिंग जो दो एटमों को आपस में जोड़ के रखता है, तो ये ऑसिलेशन करता है, ये वाइब्रेशन करता है। तो यहाँ पे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दिस इज यानी यहाँ पे जो बॉन्ड में यहाँ पे ये वाइब्रेशन जो करता है, यहाँ पे इस बॉन्ड में केमिकल बॉन्ड भी है। केमिकल बॉन्ड जहाँ पर भी होता है वहाँ पे एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट भी करता है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, बट एट द सेम टाइम ये वाइब्रेशन भी करता है, तो इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। और तीसरी बात कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये हवा में, यानी अगर ये गैस है तो ये रोटेशन भी कर सकता है, तो आपके साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो किसी सिस्टम में जितनी भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन तमाम मॉलिक्यूलों की एवरी टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी में बी ड्यू टू बॉन्ड जो दो एटमों के दरमियान होता है, इस वजह से भी राइज हो सकता है। और एक बात और कि अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल और आपके साथ ये एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के अंदर जो थोड़ा सा इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम कहते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स, अगर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है तो या इवन की रिपल्सिव फोर्स की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो लिहाजा ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो आपके साथ एनर्जी डेवलप होती है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप तमाम के तमाम काइनेटिक एनर्जी और तमाम के तमाम पोटेंशियल एनर्जी को मालूम कर ले तो वी कॉल इट इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जितना आप मिकदार बढ़ाएंगे उस चीज़ की आपके साथ इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और इंटरनल एनर्जी को हम यूजुअली नापते हैं, इसकी यूनिट चूँकि एनर्जी है तो इट इज़ जूल, लेकिन जब आप चेंज करेंगे उस पर हम बाद में आते हैं। अच्छा, अब एक और बात कि अगर आपको मैं इस वक्त ये कहूँ कि मेरे साथ ये किताब है, इसकी कितनी इंटरनल एनर्जी होगी, तो मैं इसको एब्सोल्यूट नहीं मालूम कर सकता। क्यों? हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करना, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को मालूम करना ये नामुमकिन है। इंटरनल एनर्जी में आप चेंज मालूम कर सकते हैं, लिहाजा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई कि वी कैन मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और एक बात और भी नोट कर लें कि फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। और अगर मैं आपको कहूं कि मेरे साथ एक सिस्टम है, इसका इनिशियल स्टेट कहते हैं कंडीशन को, मैंने यहाँ पे एक किस्म की कंडीशन लिए हैं और अब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कंडीशन बी में, मतलब एक स्टेट में चेंज कर लेता हूँ, टेम्परेचर या प्रेशर या जो भी है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, तो इसकी इंटरनल एनर्जी ई ए से आ जाएगी ई बी में। अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस है, तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि डेल्टा ई इट इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। अब एक बात और, अगर मैं ये सिस्टम दोबारा यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ तो आपके साथ ये जो इंटरनल एनर्जी में यहाँ पे जो चेंज आ जाएगा, तो डेल्टा ई इट इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। अब अगर आपको एक क्लियर बात मैं बताऊं कि जब आप यहाँ से यहाँ तक आ गए तो दिस इज वन इंटरनल एनर्जी चेंज, जब आप वापस आ गए तो इसमें कमी आ जाएगी फॉर एग्जांपल। तो जब आप ये इंटरनल एनर्जी और ये इंटरनल एनर्जी जमा करेंगे तो ये टोटल सम 0 के बराबर होगा। इसलिए अगर मैं ए से बी तक चला जाऊं और बी से ए तक आ जाऊं तो जो भी आपका स्टेट फंक्शन होगा उसमें जो नेट चेंज आएगा इट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज मैं दोबारा इनिशियल स्टेट तक ही आ चुका हूं। इसलिए अगर आपको मैं अब ये कहूं कि डेल्टा ई फ्रॉम हेयर टू हेयर और फ्रॉम, यानी जब आप चले जाते हैं फ्रॉम A टू B और मैं कहता हूं कि फ्रॉम B टू A दोबारा आप आ गए, तो व्हाट इज द नेट चेंजेस, तो नेट चेंजेस इज इक्वल टू 0। ये स्टेट फंक्शन की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज आ जाए तो कई चेंजेस पॉसिबल है, मसलन केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। अगर आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर लें, हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ फेस चेंज हो जाए, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस। जितना आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे तो चीज़ जाएगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और अगर आप मज़ीद बढ़ाएंगे तो लिक्विड जाएगी आपके साथ टुवर्ड्स गैस। लिहाजा ये
इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम बेसिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, लेकिन मैंने अक्सर स्टूडेंट को देखा है कि ये इन चीज़ों को रिलेट करने में प्रॉब्लम्स में होते हैं। अब हम अगर किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज करना चाहें तो सिस्टम की एनर्जी हम दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। या हम इसको चेंज करेंगे प्रोवाइडिंग हीट, या हम इसको चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्क। कोई और तरीका इसका नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि मेरे साथ लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम एक गैस पर मुश्तमिल है, कोई भी गैस, और इसकी इंटरनल एनर्जी आपके साथ है E1, इट्स इंटरनल एनर्जी इज E1। अब अगर आपको मैं कहूं कि आप अपनी ये जो इंटरनल एनर्जी है किसी सिस्टम की, टेक इट इज लाइक बैंक अकाउंट। अब हर वो चीज़ जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ाएं तो आप अपने बैंक अकाउंट में इसको प्लस करेंगे, और जो आपके बैंक अकाउंट में मनी पैसे को कम कर ले इसको आप माइनस करेंगे। ये सिंपल उसूल याद रखें। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा मैं इस तरह कर लेता हूं कि मैं सराउंडिंग से इसको हीट प्रोवाइड करता हूं, और अगर मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड करूँगा तो हीट के जाने से यहाँ पे मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। बिकॉज एनर्जी आ रही है तो एनर्जी की वजह से ऑटोमेटिकली इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द न्यू इंटरनल एनर्जी, तो आप कहेंगे कि पहली इंटरनल एनर्जी थी E1, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? तो फाइनल इंटरनल एनर्जी E2 इज इक्वल टू E1। E1 पहले से मौजूद बैंक अकाउंट में पैसे E1, आपने इसमें कुछ पैसे मजीद ऐड किए तो आप इसको प्लस करेंगे, तो लिहाजा इसको मैं लिख लेता हूं प्लस और इसको मैं कर लेता हूं क्यों। अब यहां पे सिस्टम में एनर्जी चेंज कर ली क्यों ने, लेकिन सिस्टम की एनर्जी आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल इस दौरान आप इस पिस्टन को नीचे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पिस्टन को नीचे ले आते हैं, तो जब आप इस पिस्टन को, ये आपने हीट भी प्रोवाइड किया और आप पिस्टन को भी नीचे ला रहे हैं, तो जब आप पिस्टन को नीचे लाएंगे तो लेट्स सपोज आपका ये वर्क हो गया। इस जब पिस्टन नीचे आता है तो हम थर्मोडायनेमिक्स के ज़बान में इसको कहते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, वी कॉल इट वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, अब यहां पे देख ले, स्टार्ट में इंटरनल एनर्जी कितनी थी E1, तो आपने प्रोवाइड किया था हीट, लेकिन अभी आपने इस पे कर लिया वर्क डन। बहुत क्लियर कट सुन ले, हर वो चीज जो सिस्टम की मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएं, वर्क विल बी पॉजिटिव। अब आप मॉलिक्यूलों को इस तरह से तस्वर कर लें कि जब आप पिस्टन को नीचे ले आए तो नीचे लाने से आप क्या कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूलों को एनर्जी दे रहे हैं। और मैं आपको एक एनालॉजी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके साथ क्रिकेट का एक बॉल है और आप इसको बैट से हिट कर लें तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूलों को देख लें और आप पिस्टन को नीचे ले आएँ, तो यानी अगर आप इस पिस्टन को नीचे ले आए तो आप इन मॉलिक्यूलों को एनर्जी दे रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे आपका जो वर्क होगा वो भी आपके साथ क्या होगा, प्लस होगा। बिकॉज तो अब अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, आप कहेंगे E1, पहले से कुछ अमाउंट में आपने हीट प्रोवाइड कर लिया प्लस क्यों, और कुछ आपने वर्क किया तो आप इसको लिखेंगे प्लस W। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके साथ E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यों प्लस W। ये मेरे साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। अच्छा, अब अगर आपसे मैं ये सवाल पूछ लूँ कि आप लोगों के साथ ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में आप लोगों ने एक गैस लिया हुआ है, ये मेरे साथ गैस है और इसकी इंटरनल एनर्जी आपके साथ है E1, और यहाँ पे आप इसको दे रहे हैं हीट, तो आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिस्टन पे कुछ आपने कोई मास भी रखा हुआ है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, तो आप कहेंगे E2 इज इक्वल टू E1
पहले से मौजूद एनर्जी प्लस आप कहेंगे कि मैंने प्रोवाइड कर लिया, क्यों? लेकिन मैं कहता हूं कि इस दौरान पिस्टन ऊपर चला गया। अब अगर आप देख लें, पिस्टन जो है इस पे कुछ मास पड़ा है, ये पिस्टन चाहता है कि वो नीचे चला जाए, लेकिन गैस इसको ऊपर उठा रहा है। तो जब इसको ये ऊपर उठाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी इसके लिए इस्तेमाल होगी। अगर ये एनर्जी इस्तेमाल होगी तो आपको अगर मैं कहूँ कि ये बताओ कि फिर पिस्टन के उठाने के लिए सिस्टम कुछ पैसे, कुछ एनर्जी खर्च करेगा या नहीं करेगा? तो श्योरली खर्च करेगा, बिकॉज अगर ये मॉलिक्यूल इसको ऊपर उठाएगा तो इस दौरान कुछ एनर्जी इस्तेमाल होगी इस मास को उठाने के लिए। तो अब आप जो पैसे, जो एनर्जी, यानी इस वक्त इस सिस्टम की जो एनर्जी है, यानी उनको आप अकाउंट में पैसों से ही तशबीह दे दें तो ऑटोमेटिकली कुछ पैसे इस्तेमाल होंगे। तो हम इसको कर लेंगे माइनस। तो आप इसको लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यों माइनस W, लेकिन आप ये उस फॉर्म में लिखेंगे जब आपके साथ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग हो जाए। तो ज़्यादा टेंशन ना लें। फॉर एग्जांपल अब आप इस तरह कर ले कि बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लें, इसको आप अपना सिस्टम तस्वर कर ले और इसको आप हाथ में पकड़ ले, हाथ को सराउंडिंग ले ले। तो अगर आप देख लें तो आपके हाथ से हीट जाएगी बर्फ़ के टुकड़े में, तो बर्फ़ के टुकड़े के लिए ये हीट होगी प्लस, अलबत्ता आपके हाथ से ये निकल रही है तो ये होगी माइनस। तो जो चीज़ सिस्टम की तरफ जाए प्लस और जब सिस्टम से ये निकले तो इट इज़ माइनस। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो चुकी होगी। और ये बात क्लियर कि आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं दो चीज़ों से, हीट से और वर्क से, और ये इक्वेशन इनको आपस में रिलेट करता है। अच्छा, बिफोर दैट कि मैं MCQs की तरफ जल्दी जल्दी आ जाऊं, तो मैं एक और टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम वर्क से पहले चलो मैं यहाँ पे 2-3 MCQs पे यहाँ पे गौर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए, सिस्टम की एनर्जी को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो या आप इसमें हीट ऐड करेंगे और आप इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे। मतलब कि पिस्टन को आप नीचे लाएंगे, इसको नाम दिया जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। लेकिन अगर आप पिस्टन को ऊपर ले जाएं, इट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय सिस्टम। ये लफ्ज क्लियर कर सुन करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम, पिस्टन नीचे जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ये पिस्टन ऊपर जाएगा। तो जब पिस्टन ऊपर जाएगा इस दौरान ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे आप लोग आ जाएं, जरा गौर कर लें। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय। अब जरा उस पॉइंट को अपने माइंड में याद रखें। नंबर 1, एडिंग हीट टू द सिस्टम। दूसरे ऑप्शन ये कंफर्म है कि सिस्टम को अगर आप हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी को ये बढ़ाएगा, ये हम तस्वर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया इज ऑलवेज इंक्रीज बाय इन ऑप्शन में। हैविंग द सिस्टम टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग। अब अगर आप देख ले, जब ये सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर। वर्क, हैविंग द सिस्टम डू वर्क ऑन द सराउंडिंग। ऑन द सराउंडिंग मीन्स कि पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो लिहाजा जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि पिस्टन के ऊपर के जाने से इनकी इंटरनल एनर्जी ड्रॉप होगी, लिहाजा ये ड्रॉप करता है एनर्जी को, बढ़ाता नहीं है, ड्रॉप करता है। विथड्रॉन हीट फ्रॉम द सिस्टम, तो ये भी इंटरनल एनर्जी को कम करवा रहा है, बिकॉज जितना आप हीट निकालेंगे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें, एक और ऑप्शन दिया गया है, एडिंग हीट टू द सिस्टम। दैट्स गुड। जब आप हीट ऐड करेंगे तो ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। लेकिन एंड हैविंग द सिस्टम टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग। नाउ लुक एट, यहाँ पे हीट तो आपके साथ, यानी फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं लिख लेता हूं कि अगर आप यहाँ पे देख लें तो जब आप इसमें हीट ऐड कर लें तो हीट के ऐड करने से तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ एक और फिक्र भी लगी है, हैविंग द सिस्टम टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग। लेकिन ये एट द सेम टाइम पिस्टन भी ऊपर ही जा रहा है। अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ऑन द सराउंडिंग काम कर रहा है, तो एक साइड पे आप एनर्जी ऐड कर रहे हैं लेकिन वर्क की जो एनर्जी है वो कम हो रही है। तो आपके साथ
एक पैरामीटर एनर्जी को बढ़ा रहा है लेकिन दूसरा पैरामीटर एनर्जी को कम कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑलवेज इंक्रीज, बिकॉज हीट बढ़ा रहा है और वर्क इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और इसके बाद एक ऑप्शन ऐसा बच जाता है एडिंग हीट टू द सिस्टम, कि अगर आप ओनली एंड ओनली इसमें आप हीट को ऐड करेंगे तो आपके साथ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लिहाजा ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, ताकि इसको भी मैं डिस्कस कर लूं, ऑप्शन नंबर 2। यहां पे देख ले, व्हेन अ सिस्टम डेल्टा ई इज ऑलवेज नेगेटिव, एब्जॉर्ब्स हीट एंड डज वर्क। अगर आप यहां पे देख ले तो एब्जॉर्ब से तो डेल्टा ई पॉजिटिव होगी एंड वर्क से नेगेटिव होगी, तो ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं हो गई, बिकॉज ये पार्ट पॉजिटिव है और ये पार्ट नेगेटिव है। सेकंड पार्ट है कि आपके साथ गिव अप हीट एंड डज वर्क, तो ये भी मतलब है कि ये भी आपके साथ नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इसके बाद अगर आप देखें एब्जॉर्ब्स हीट एंड हैज वर्कड ऑन इट, तो ये भी पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब्स कर रहा है, जो हीट एब्जॉर्ब्स कर ले तो इट इज डेल्टा ई इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन इट इट इज आल्सो पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए गिव अप हीट एंड हैज वर्क ऑन इट, तो यहाँ पे अगर आप देखें हीट ये खारिज कर रहा है तो डेल्टा ई नेगेटिव, लेकिन वर्क डन ऑन इट इट इज पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये आपके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर आप यहाँ पे देख लें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे अगर आप देख लें ये भी नेगेटिव है एंड डज वर्क ये भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल ऑप्शन आपका ये आपके साथ नेगेटिव है। तो अगर आप इस पर गौर कर लें तो ओवरऑल आपके साथ ये नेगेटिव है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच वन इज अ स्टेट फंक्शन, एच क्यों वर्क। तो मैंने जो फंक्शन लिखे हैं अगर आप यहाँ पे देख लें, शायद लेक्चर के स्टार्ट में लिखे थे, तो अगर आप देखें एच उसमें स्टेट फंक्शन था, क्यों और वर्क ये दोनों जो है ये नॉन स्टेट फंक्शन है, लिहाजा इनमें से एच ए स्टेट फंक्शन और ये नॉन स्टेट फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग पार्ट पे मैं कुछ MCQs पे टेक्निकल डिस्कशन कुछ टाइम के बाद कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।